हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप तो सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में 33 पर। इससे पहले हम 8th क्लास के 4 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं 8th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर, फोर्स। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे फोर्सेस के बारे में, ये पुश और पुल। अब ये पुश क्या होता है, पुल क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा फोर्स लग रही है, किस टाइप की फोर्स लग रही है। इस चैप्टर के अंदर हम फोर्सेस के बारे में ही डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए हम अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं। अब आपने कभी सोचा है कि फोर्स लगाने के लिए कितनी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है? लेकिन उससे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा, ये फोर्स होती क्या एक्चुअली में। तो फोर्स होती क्या है साइंस के अंदर एक्चुअली, ए पुश और ए पुल इज कॉल्ड ए फोर्स। आपको किसी चीज को भी धक्का लगाना है या खींचना है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं करती, उसको मूव करवाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी। अब वो एफर्ट ही फोर्स है। अब वो एफर्ट पुश की फॉर्म में भी हो सकती है, पुल की फॉर्म में भी हो सकती है। अब इसकी यूनिट क्या है, इसको मेजर कैसे करते हैं। अब जो फोर्स की ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन। इसको लिखना है स्मॉल एन से, लेकिन इसकी यूनिट है कैपिटल एन। कैपिटल एन से लिखा जाता है, यूनिट न्यूटन ही है। लेकिन न्यूटन को लिखोगे, यूनिट को लिखोगे तो कैपिटल एन में, और कंप्लीट लिखना चाहते हो तो उसको स्मॉल लेटर में लिखोगे आप, न्यूटन। तो फोर्स है क्या, एक एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। अब बात करते हैं हम इंटरेक्शन की। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं करेगी, मूव करने के लिए इंटरेक्शन जरूरी है। तो कितनी इंटरेक्शन? तो एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स कम से कम आपस में इंटरेक्ट करनी चाहिए, तभी फोर्स लगती है उसके ऊपर। अगर उनके बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, दो बॉडीज आपस में कॉन्टेक्ट में ही नहीं आ रही हैं, तो मतलब वहां पे फोर्स पॉसिबल नहीं है। फोर्स सीज विदाउट टच, मैंने अभी बताया आपको, अगर इंटरेक्शन ही नहीं है, इंटरेक्शन सीज हो चुकी है, द टू ऑब्जेक्ट्स नो लॉन्गर एक्सपीरियंस द फोर्स, तो इट मींस उनके ऊपर फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो फोर्स के जो इफेक्ट है, जो उसका अनुभव है, उसको फील करना उसको बंद कर देगी जब उनके बीच में इंटरेक्शन रुक जाएगी। ए फोर्स अप्लाइड कैन प्रोड्यूस फोर मेन मोशंस एंड शेप इफेक्ट्स। अब क्वेश्चन उठता है कि फोर्स लगा के हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला है स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, आप उसको मोशन में लाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। कोई बॉल, फुटबॉल पड़ी, आपने किक मार दी तो वो मूव करने लग जाएगी। सेकेंड है स्पीड ऑफ मोशन। आप स्पीड को कम भी कर सकते हो, स्पीड को ज्यादा भी कर सकते हो। आपका फ्रेंड बाइसाइकिल चला रहा है, आप उसको अगर पीछे से धक्का लगाओगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप उसके आगे से उसको रोकने की कोशिश करोगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मान लो एक कोई बॉल है, मान लो स्ट्रेट आ रही है, आपने हिट किया, अब उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। चेंजेस द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप डिफॉर्म करना चाहते हो, किसी ऑब्जेक्ट की शेप बदलना चाहते हो, तो आप फोर्स अप्लाई करके वो भी चेंज कर सकते हो। तो फोर्स से आप क्या क्या कर सकते हो, याद रखिएगा। रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ला सकते हो, मोशन वाली को रेस्ट पे ला सकते हो, स्पीड कम कर सकते हो, स्पीड ज्यादा कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हो, और शेप चेंज कर सकते हो। तो ये मेन फोर मेजर चेंजेस हैं जो आप फोर्स की हेल्प से कर सकते हो। अब फोर्सेस होते हैं दो टाइप की, एक होती है कॉन्टैक्ट और एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं, जिनमें फिजिकल टच जरूरी होता है, बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में आनी चाहिए, तभी कॉन्टैक्ट फोर्स मानी जाएगी। तो ये कौन कौन सी होगी, मस्कुलर फोर्स होगी, फ्रिक्शनल फोर्स होगी। मस्कुलर फोर्स क्या होती है, जो आप अपनी मसल्स से लगाते हो, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। डेली लाइफ के अंदर आप जो भी काम कर रहे हो, आप सबके अंदर किसी ना किसी फॉर्म में मस्कुलर फोर्स का ही यूज कर रहे हो। चाहे आप वॉक कर रहे हो, रन कर रहे हो, जंप कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, और आप, ये तो आप फील कर रहे हो, लेकिन आपकी जो इंटरनल फंक्शन है, आप च्यू कर रहे हो, खाना खा रहे हो, खाना चबा रहे हो, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक काम कर रहा है, हार्ट मसल्स एक्सपेंड हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, इन सब के अंदर भी कौन सी फोर्स लग रही है,
मस्कुलर फोर्स लग रही है। बहुत सारे एनिमल्स हैं, आपने देखा है पुराने टाइम पे भी बहुत सारे लोग एनिमल्स को यूज करते थे ब्लॉक्स रेडी वगैरह चलाने के लिए, घोड़े हो गए, भैंस होगी, बैल हो गए, इनको यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं ये भी किसका यूज करते हैं, मस्कुलर फोर्स का ही यूज करते हैं। फिर दूसरी फोर्स हमारे पास आती है फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, कभी आपने देखा आपने बॉल छोड़ दी, रोल करवा के बॉल छोड़ी, आफ्टर सम डिस्टेंस जो बॉल अपने आप रुक जाएगी, आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगा तो नहीं रहे, इट मींस उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स तो लग रही है जिसकी वजह से बॉल रुक रही है, तो वो फोर्स होती है फ्रिक्शनल फोर्स। याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, ये मोशन का अपोज करती है, चीजों को रोकती है। तो क्वेश्चन उठता है ये आती क्यों है, ये आती है सरफेस इरेगुलरिटीज की वजह से। कोई भी सरफेस है दिखने में कितना ही स्मूथ हो, उसके ऊपर छोटी छोटी इरेगुलरिटीज होती हैं। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो उसकी जो इरेगुलरिटीज हैं वो एक दूसरे में लॉक हो जाती हैं। तो इसी वजह से जो रफ सरफेस है उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इरेगुलरिटी ज्यादा होती है। सरफेस स्मूथ होगा, इरेगुलरिटी कम होगी, फ्रिक्शन फोर्स भी कम होगी। अब जरूरी नहीं है कि सॉलिड ही, सिर्फ सॉलिड ही फ्रिक्शन लगाता है, फ्रिक्शन फ्लूइड भी होता है, एयर और वाटर भी फ्रिक्शन एक्सर्ट करती हैं। जब आप चलते हो हवा लगती है, एक्चुअली वो क्या होता है, एयर फ्रिक्शन होता है। तो आपने देखा होगा जो एरोप्लेन्स हैं और शिप्स हैं उनकी जो शेप है इस तरीके से डिजाइन की जाती है ताकि एयर रेजिस्टेंस, जो एयर फ्रिक्शन है वो कम लगे, नुकीली सी बनाई जाती है ना, स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं उनको, ताकि फ्रिक्शन सबसे कम लगे। फिर हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जरूरी नहीं है कि बॉडी कॉन्टैक्ट में आएगी तभी फोर्स लगेगी, कुछ फोर्सेस ऐसी भी होती हैं जो एट ए डिस्टेंस लग सकती हैं, बिना टच किए लग सकती हैं। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, जो एक मैग्नेट दूसरे किसी मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर एक्सर्ट करता है विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। या आप लोअर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, मैग्नेट के साथ बहुत सारे बच्चे प्ले भी करते हैं। आपको पता है मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और नॉर्थ में भी रिपल्शन होती है, साउथ साउथ में भी रिपल्शन होती है, लेकिन नॉर्थ साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लाइक पोल रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो जो मैग्नेट फोर्स लगाता है वो भी कौन सी होती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, कई बार आपने देखा होगा जब आप कोई पोलिएस्टर की शर्ट पहनते हो या वूलन की शर्ट पहनते हो सर्दियों के अंदर, कई बार आपको करंट सा लगता है, चिंगारी सी दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कई बार वो बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाता है, वो कपड़ा चार्ज हो जाता है। या आपने कई बार देखा होगा, आप पेन लेना या कॉम्ब लेना, उसको बालों के अंदर रगड़ के छोटे छोटे पेपर के पीस के पास लेकर जाना, पेपर के पीस उसके पास चिपक जाएंगे। ये भी क्यों होता है, क्योंकि जो वो कॉम्ब है वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे मैग्नेट के दो पोल होते हैं, चार्जेस भी दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव में भी रिपल्शन होती है, नेगेटिव नेगेटिव में भी रिपल्शन होती है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बैलून एक्सपेरिमेंट क्या है, आप क्या करना है, कोई प्लास्टिक स्ट्रॉ ले लेना, उसको चार्ज कर लेना। मैंने अभी बताया, जैसे आपको कॉम्बो के बारे में बताया मैंने, आप प्लास्टिक स्ट्रॉ भी ले सकते हो, दो बैलून भी ले सकते हो, किसी भी तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप। जब आप उनको किसी कपड़े के साथ या आपस में रब करोगे तो आफ्टर सम टाइम आप देखो वो क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। थर्ड हमारे पास आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो आपको पता ही है, आप किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हो, कितनी भी ऊंचाई पे फेंक दो, कितनी ही फोर्स के साथ फेंक दो, वो हमेशा नीचे आनी ही आनी है। वो क्यों आनी है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, जो अर्थ लगाती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अर्थ जिस फोर्स के साथ किसी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी। और याद रखना ये फोर्स हमेशा क्या होती है, अट्रैक्टिव। ये दोनों जो होती हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये तो रिपल्सिव भी हो सकते हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल हमेशा क्या होती है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ये हमेशा चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब दो चीजें आपको ध्यान रखनी है।
एक होता है मास और एक होता है वेट। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है। मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी, कोई भी बॉडी है उसके अंदर कितना मैटर है वो तो होता है मास। इसको हम मेजर करते हैं ग्राम्स में या किलोग्राम्स में। इसकी वैल्यू कहीं भी चले जाओ पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगी, कहीं भी चेंज नहीं होगी। लेकिन वेट क्या होता है, वेट होता है एक फोर्स। कोई भी प्लेनेट है, कोई भी अर्थ है, या चाहे हम अर्थ की बात करें, वो जिस फोर्स के साथ किसी ऑब्जेक्ट को खींचती है अपनी तरफ, उस फोर्स को हम कहते हैं वेट। वेट तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। ग्रेविटी चेंज होती रहती है तो वेट भी चेंज होता रहता है। अब वेट एक फोर्स है तो इसको भी किस में मेजर करेंगे हम, न्यूटन में। जैसे टेबल देखो ध्यान से, ये हमने कोई ऑब्जेक्ट ली हुई है जिसका मास आपको दे रखा है और इधर हम उसका वेट मेजर करेंगे। किस कहाँ कहाँ मेजर करना है, अर्थ, मून, मार्स, वीनस, जुपिटर। अब मैंने बताया मास कभी चेंज नहीं होता, मास सेम रहेगा लेकिन वेट बदलता रहेगा। वेट देखो, अर्थ के ऊपर अगर 10 है, मून के ऊपर 1.6 है, मार्स के ऊपर 3.8 है, वीनस पे 9 है, जुपिटर पे 25.9 है। क्यों ऐसा, क्यों वेट क्यों वेरी कर रहा है, क्योंकि ग्रेविटी वेरी कर रही है। ग्रेविटी चेंज होगी तो वेट भी चेंज होगा, मास चेंज नहीं होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अब एक चीज और याद रखना, बायोंड फोर्स या अपथ्रस्ट क्या होती है। अब ऐसा नहीं है कि सॉलिड फोर्स लगाते हैं। आपने देखा होगा नहाते वक्त कई बार, हम मान लो आपके हाथ में मग है, अगर आप मग को पानी के अंदर डालना चाहोगे ऊपर से होल्ड करके, तो आप उसको इजीली नहीं डाल सकते उसके अंदर, पानी एक फोर्स लगाता है उसके ऊपर। या मान लो कुएं से अगर किसी बच्चे ने पानी भरा होगा, तो जब तक तो बकेट कुएं के अंदर रहती है तो उसको मूव करना आसान है, लेकिन जैसे वो कुएं से बाहर आती है तो उसको मूव करना इतना आसान नहीं होता, हमें फोर्स लगानी पड़ती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जाती है, पानी क्या कोई भी लिक्विड, तो वो लिक्विड उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट या बायोंट फोर्स। तो ये वो फोर्स होती है जो कोई लिक्विड लगाता है इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब इसी के बेसिस पे आर्किमिडीज, एक ग्रीक साइंटिस्ट था, बहुत फेमस साइंटिस्ट था, इसने प्रिंसिपल दिया। आर्किमिडीज ने क्या बताया कि जब कोई बॉडी पानी के अंदर जाती है, किसी लिक्विड के अंदर जाती है, तो वो अपना वेट लॉस कर देती है क्योंकि उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगती है। और वो अपथ्रस्ट किसके इक्वल होता है, जितना लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगी उसका वेट वो किसके इक्वल होगा, जितना उसके ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा है। तो आर्किमिडीज ने क्या बताया था कि जब कोई बॉडी पानी के अंदर जाती है वो अपना वेट लॉस करती है। कितना वेट लॉस करेगी, जितना लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगी। अब कोई ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगी, कब सिंक करेगी, अब ये कैसे डिपेंड करता है। अब मैंने आपको बताया जब कोई बॉडी पानी के अंदर जाती है, पानी भी फोर्स लगा रहा है और ऊपर से ग्रेविटी भी लग रही है। ग्रेविटी कहाँ लगती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बेयोंसी कहाँ लगती है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, बेयोंसी कम है, तो जो ऑब्जेक्ट डूब जाएगी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, अपथ्रस्ट ज्यादा है, तो वो फ्लोट करेगी। तो कॉमन सी बात है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है या अपवर्ड बेयोंसी ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग कोई ऑब्जेक्ट या तो फ्लोट करेगी या सिंक करेगी। अब एक फैक्ट और याद रखना, प्यूमिस ये एक वोल्केनिक रॉक है जिसके अंदर टाइनी एयर बबल्स रहते हैं। ये लेस डेंस होते हैं वाटर में, इसीलिए ये फ्लोट करती रहती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना कहेंगे पत्थर है, पत्थर पानी के अंदर कैसे तैर सकता है। अब कोई भी स्टोन है, अगर वो तैर रहा है, इट मीन उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस है, एयर बबल्स हैं उसके अंदर, तभी वो जो बॉडी है वो क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। अब अपनी नॉलेज टेस्ट करो। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, मेनली फोर्सेस के बारे में पढ़ा। कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं, नॉन कॉन्टैक्ट कौन सी होती हैं, कौन सी चीज फ्लोट करती है, कौन सी सिंक करती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, व्हाट इज द साइंटिफिक एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड वेट। सोच के देखना, कमेंट में आंसर लिखो। सेकंड, आइडेंटिफाई द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कौन सी इनमें से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मास ऑन मार्स, मास ऑन मार्स, अगर कोई 1 kg का स्टोन है, आप उसको मार्स के ऊपर लेकर जा रहे हो, तो मार्स के ऊपर उसका मास कितना होगा। इन तीनों के क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना।
जिसका भी अच्छा होगा मैं उसको हार्ट दूंगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारे पास क्लास 8 का 5th चैप्टर। तो होप तो सबको समझ आया होगा। बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल में 33 पर। चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।